हाय। हम लोग क्लास टेंथ के का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें ऑलरेडी हम लोग 2 पार्ट वीडियो बना चुके हैं, जिसमें हम लोग पहले पार्ट में देखे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में क्या इकोनॉमिक कंडीशन था। फिर रॉलेट एक्ट आया, रॉलेट एक्ट के बाद जो है जालियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ, और फिर सेकेंड पार्ट में हम लोग देखे खिलाफत मूवमेंट, नन कॉपरेशन मूवमेंट, और चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद नन कॉपरेशन मूवमेंट कैसे वापस ले लिया जाता है। तो वहाँ पर हम देखते हैं चौरी चौरा हादसे के बाद नन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया जाता है। 5 फरवरी 1922 को, मतलब 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा इंसिडेंट होता है, जिसमें 22 पुलिसमैन और 5 सिविलियन मारे जाते हैं। 12 फरवरी को गांधी जी नन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लेते हैं, वो वायलेंस को कंडेम करते हैं और नन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लेते हैं। तो जब नन कॉपरेशन मूवमेंट वापस लिए थे तो गांधी जी ये बात कहे थे कि अभी इंडिया की लोग नन वायलेंस और सत्याग्रह को का मतलब नहीं समझ रहे हैं, और इसीलिए लोग अभी बड़े पैमाने पर बड़े आंदोलन के लिए तैयार नहीं है। हम पहले लोगों को तैयार करेंगे, उसके बाद नया आंदोलन शुरू करेंगे। ये गांधी जी का स्टेटमेंट था। तो कांग्रेस के अंदर ही लोग जो है गांधी जी के प्रोग्राम को लेकर के 2 ग्रुप में बटे हुए थे। कुछ लोग ऐसे थे जो चाह रहे थे कि गांधी जी चाह रहे थे इस बीच में हम लोगों को ट्रेंड करेंगे, कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क करेंगे कि इंडिया में जो रिलीजन के बेसिस पर, कास्ट के बेसिस पर या अनटचेबिलिटी वगैरह सब है, जो इंडिया में खुद ही लोग बटे हुए हैं, हम उन सबको जो है एकजुट करने की कोशिश करेंगे। जो अपर कास्ट के लोग लोअर कास्ट के लोग के साथ जुल्म ज्यादती करते हैं, और लोअर कास्ट के लोग अपर कास्ट के लोगों से अलग महसूस कर रहे हैं या इंडियन सोसाइटी से अलग महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, तो हम इन सब को ख़त्म करके लोगों को एकजुट करने की कोशिश करेंगे। और फिर जब लोग तैयार हो जाएंगे तो हम एक बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। तो गांधी जी का ये प्रोग्राम था नन कॉपरेशन मूवमेंट वापस लेने के बाद, चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद। लेकिन कांग्रेस में ही लोग 2 ग्रुप में बटे हुए थे। कुछ लोगों का कहना था कि हम जब तक गांधी जी कोई बड़ा आंदोलन नहीं शुरू करते हैं तब तक हम लोग जो है काउंसिल एंट्री करेंगे, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल का इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, और इलेक्शन जीत करके ब्रिटिश लेजिस्लेटिव असेंबली का या सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर्स बनेंगे और अंग्रेज़ी हुकूमत का मुखालफत करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, वो लेजिस्लेटिव के अंदर रह करके, मतलब गवर्नमेंट का पार्ट रह करके गवर्नमेंट के प्रोग्राम और पॉलिसीज, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ और प्रोग्राम को हम एक्सपोज करेंगे, और जो है उसमें हम बदलाव के लिए डिमांड करेंगे। ये लोगों का डिमांड था। तो जिन लोगों का ये डिमांड था कि वो एक बदलाव चाहते थे, वो चाहते थे कि हम काउंसिल का मेंबर बना, गवर्नमेंट इलेक्शन कंटेस्ट करें, गवर्नमेंट का मेंबर बना और गवर्नमेंट के अंदर रह करके गवर्नमेंट के प्रोग्राम और पॉलिसीज़ का प्रोटेस्ट करें और रिफॉर्म के लिए डिमांड करें, वो लोग कांग्रेस के अंदर प्रो चेंजर्स कहलाए। और बाकी कोई दूसरे ग्रुप थे जो नो चेंजर, मतलब गांधी जी जो काम करेंगे इस दौरान कांग्रेस मिल करके, कांग्रेस के सभी लोग, हम लोग मिल करके वो काम करेंगे। ठीक है। तो ये 2 ग्रुप जो थे, एक प्रो चेंजर जो बदलाव चाहते थे, और एक नो चेंजर वाले वो लोग थे जो बदलाव नहीं चाहते थे। वो चाहते थे गांधी जी के साथ मिल करके हम लोग भी कंस्ट्रक्टिव वर्क करेंगे। तो नो चेंजर वाले लोग तो वैसे ही गांधी जी के साथ कंस्ट्रक्टिव वर्क में जो है शामिल हो गए, जिसमें गांधी जी हरिजन सेवक संघ वगैरह बनाते हैं और भी लोगों को एकजुट करने की कोशिश करते हैं। अपर कास्ट लोअर कास्ट के ब्रिज को कम करने की कोशिश करते हैं, उसके बीच जो गैप था उसको कम करने की कोशिश करते हैं। इसमें गांधी जी बहुत सारा काम करते हैं। तो इसी दौरान जो प्रो चेंजर वाले ग्रुप थे वो एक नई पार्टी बनाती है, जिस पार्टी का नाम होता स्वराज पार्टी। ये आपको बता देते हैं, ये कांग्रेस के अंदर ही ग्रुप थी, मतलब ये लोग कांग्रेस से अलग नहीं हुए थे, लेकिन कांग्रेस के अंदर रह करके 2 अलग अलग तरीके से लोग आगे प्रोग्राम को बढ़ाना चाह रहे थे। एक जो थे प्रो चेंजर वाले, जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनना चाह रहे थे, इलेक्शन कंटेस्ट करना चाह रहे थे, गवर्नमेंट का पार्ट बनना चाह रहे थे। तो वो लोग प्रो चेंजर्स वाले लोग एक नया पार्टी बनाते हैं, जिस पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी, जो यहाँ तक हम लोग पिछले वीडियो में जो है किए थे। तो देखिए स्वराज पार्टी के बारे में, ये क्या है स्वराज पार्टी, देखिए It was the party formed by those Congress leader who wanted change in their program until गांधी जी launch a new movement। ये क्लियर लिखा हुआ है कि ये कांग्रेस के अंदर वो लोग थे, वो लीडर्स थे जो काउंसिल एंट्री करना चाहते थे, या क्या था, दोज हु वांटेड चेंज इन देयर प्रोग्राम, वो अपने प्रोग्राम में चेंज चाहते थे। जब तक कि गांधी जी कोई नया आंदोलन नहीं शुरू करते हैं तब तक ये लोग बदलाव चाहते थे, इसीलिए इनको प्रो चेंजर कहा गया। वो बदलाव क्या था बता चुके हैं ऑलरेडी, फिर शॉर्ट में बताते हैं। ये लोग काउंसिल का इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे, इलेक्शन कंटेस्ट कर करके लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनते और वहाँ पर अंग्रेजी हुकूमत के कानून को, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ और प्रोग्राम को एक्सपोज करते और बदलाव के लिए डिमांड करते। देखिए
दे वर कॉल्ड द प्रो चेंजर, इन लोगों को प्रो चेंजर्स कहा गया। दे इट वॉज फाउंडेड इन दिसंबर 1922, स्वराज पार्टी दिसंबर 1922 में फॉर्मेशन की गई थी। एंड इट्स फाउंडर वॉज सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू। सी आर दास चित्तरंजन दास इनका पूरा नाम है, और मोतीलाल नेहरू तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के फादर हैं, ठीक है। तो ये सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ये पार्टी बनाते हैं, स्वराज पार्टी दिसंबर 1922 में इसका फॉर्मुलाइजेशन होता है। और बाकी कांग्रेस के जो रेस्ट लीडर थे, जो नो चेंजर थे, वो गांधी जी को फॉलो किए कंस्ट्रक्टिव वर्क वगैरह सब में। अब आगे देखिए, इस बीच में देखा जाता है 1922 से लेकर के 1927 और 28 तक कांग्रेस या बाकी लीडर सब जो है, जो दो ग्रुप में प्रो चेंजर वाले इलेक्शन कंटेस्ट किए और नो चेंजर वाले गांधी जी के साथ जो है कंस्ट्रक्टिव वर्क में लग गए, इन सब चीज़ों में लगे हुए थे। सोसाइटी को बिल्डअप कर रहे थे, मासेस को तैयार कर रहे थे नए मूवमेंट के लिए, और इस बीच में कोई बड़ा इवेंट होता भी नहीं। इसके बाद जो बड़ा इवेंट है वो साइमन कमीशन का है। तो यहाँ पर है हमारा साइमन कमीशन। देखिए साइमन कमीशन क्या था। ब्रिटिश गवर्नमेंट, इसको समझने से पहले हम समझा देते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट हर 10 साल पर कानून लाती थी। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, 1909 में एक कानून पास हुआ था। फिर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एक नया कानून आया था। और जो 1919 कानून आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, तो उस कानून के खिलाफ इंडिया में बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हुआ था, बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट हुआ था, क्योंकि लोगों को जो गवर्नमेंट से उम्मीद थी, गवर्नमेंट से जो कानून की उम्मीद थी वैसी कानून थी नहीं। तो यहाँ के लोग उन सब चीज़ों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो जब लोगों ने ज़्यादा प्रोटेस्ट किया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट लोगों को ये एश्योरेंस दिया, ये आश्वासन दिया कि तब तक इस कानून को फंक्शन करने देना चाहिए, अगले 10 साल में हम फिर कानून लाएंगे और उसका रिव्यू करके हम कानून में बदलाव कर देंगे, जो नेक्स्ट कानून लाएंगे उसमें हम बदलाव कर देंगे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इसी बदलाव के सिलसिले से लंदन में एक कमीशन अपॉइंट करती है, जिसका नाम होती है, एक कमीशन अपॉइंट करती है जिसका काम होता है इंडिया आना और इंडिया में आकर के इस बात का रिव्यू करना कि पहले जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पास किया गया है वो कानून कितना अच्छे से फंक्शन कर रहा है और उसमें क्या क्या बदलाव की ज़रूरत है इस चीज़ों के लिए। जिसमें 7 मेंबर बॉडीज़ थे, मतलब 7 लोगों की कमीशन थी। उस कमीशन में एक मेंबर जो है वो जॉन साइमन था, और उन्हीं के नाम पर इसका जो है चेयरमैन, जो चेयरमैन था जॉन साइमन, उन्हीं के नाम पर जो है कमीशन का नाम है साइमन कमीशन। अब साइमन कमीशन 1927 में लंदन में, ब्रिटेन में कह सकते हैं, अपॉइंट की गई लंदन में, और 1928 में इंडिया पहुंची। साइमन कमीशन जब जहां जहां इंडिया में गई, यहाँ पर बड़े पैमाने पर, बड़े लेवल पर साइमन कमीशन का प्रोटेस्ट हुआ। वो इसलिए प्रोटेस्ट हुआ क्योंकि और हर एक जगहों पर साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। वो इस वजह से यहाँ के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि यहाँ के लोगों का कहना था कि साइमन कमीशन अपॉइंट की गई है इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए, मतलब इंडिया में नए कानून लाने के लिए, यहाँ के कानून को रिव्यू करने के लिए, लेकिन कोई इंडियन मेंबर्स को साइमन कमीशन में जगह नहीं दिया गया है। तो इन लोगों को जैसा मर्जी होगा फिर अपने तरीके से इसकी जांच करेंगे और ख़ुद अपने तरीके से ये कानून ले आएंगे। इसीलिए एक भी इंडियन मेंबर साइमन कमीशन में नहीं होने की वजह से इंडियन लोग साइमन कमीशन का प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो ये चीज़ याद रखना है। अब यही सब प्रोटेस्ट, साइमन कमीशन इंडिया 28 में पहुंची और इंडिया में जहाँ जहाँ साइमन कमीशन गई वो सभी जगहों पर प्रोटेस्ट वगैरह का सामना करना पड़ा। लोग साइमन गो बैक के नारे लगाए। इसी सब प्रोटेस्ट में एक प्रोटेस्ट हो रहा था पंजाब के लाहौर में, लाहौर वाले रीजन में, जिस लाहौर वाले रीजन में, पंजाब प्रोविंस के लाहौर वाले हिस्से में, लाहौर में, वहाँ पर जो उस प्रोटेस्ट को, साइमन कमीशन के प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे लाला लाजपत राय, और उसी प्रोटेस्ट में लाला लाजपत राय की डंडे लगने से, सिर पे डंडा लगने से डेथ हो जाती है। और उसी सबसे जुड़ा हुआ आगे जो है वो भगत सिंह का लाहौर कंस्पिरेसी केस वगैरह है। तो वो हमारा टॉपिक आज का नहीं है, आप लोगों के बुक में वो नहीं पढ़ना है, लेकिन एटलीस्ट साइमन कमीशन और साइमन कमीशन का प्रोटेस्ट पढ़ना है। तो देखिए हम लोग देखते हैं। इट वॉज अ कमीशन कंस्टिट्यूटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। साइमन कमीशन एक कमीशन थी जो अंग्रेजी हुकूमत ने कंस्टिट्यूट की थी टू लुक इनटू द डिमांड ऑफ द नेशनलिस्ट। ठीक है, यहाँ के लोगों का जो डिमांड था नेशनलिस्ट, एंड सजेस्ट चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, मतलब यहाँ के लोग जैसा कानून के लिए मांग कर रहे थे उन सब चीज़ों को देखने के लिए और नए कानून के लिए सजेस्ट करने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर मीन्स कानून में बदलाव के लिए। ठीक है, तो जो है ना ये बदलाव के लिए डिमांड कर रहे थे और इसीलिए बनाई गई थी।
इट वॉज कंस्टिट्यूटेड इन 1927। ये 1927 में साइमन कमीशन बनाई गई थी एंड इट अराइव्ड इन इंडिया इन 1928। 1928 में इंडिया पहुंचती है। द कांग्रेस प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस कमीशन। बोला जा रहा कि यहाँ के लोग, खास करके जो कांग्रेस जो है बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट करती है, हर एक जगह इसका विरोध होता है, प्रोटेस्ट होता है। स्लोगन वर रेज्ड एंड प्लेकार्ड वर शोन एज साइमन गो बैक। साइमन गो बैक का वो प्लेकार्ड वगैरह दिखाया गया और बहुत प्रोटेस्ट हुआ। जहाँ जहाँ साइमन कमीशन पहुँचा सभी जगहों पर साइमन कमीशन को प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ देखिए, रिजोल्यूशन ऑफ द पूर्ण स्वराज, रिजोल्यूशन ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूर्ण स्वराज का टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो इस वजह से क्योंकि बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि पूर्ण स्वराज का रिजोल्यूशन कब पास किया गया था और वहाँ के प्रेसिडेंट कौन थे, इन सब चीज़ों पर, और कहाँ पर पास किया गया। तो ये याद रखना है पूर्ण स्वराज का। देखिए, इससे पहले हम आपको समझा देते हैं पूर्ण स्वराज का मामला था क्या। तो 1927 में मोतीलाल नेहरू इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश किए थे जिसको नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। और उस नेहरू रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ अच्छी थी, लेकिन एक चीज़ के बारे में बहुत सारे लोगों को एतराज़ था। एक चीज़ क्या था, जैसे आज के डेट में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल को अगर पढ़ते हैं तो प्रीएम्बल में एक बात पता लगता है, लिखा हुआ है कि इंडिया विल बी अ सॉवरेन सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये क्या है, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट है कि इंडिया एक सॉवरेन होगा, सेकुलर होगा, सोशलिस्ट होगा, डेमोक्रेटिक होगा, रिपब्लिक होगा। तो ये जो नेहरू रिपोर्ट थी, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशन थी इंडिया के लिए बनाई जा रही थी, पहली कोशिश थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की, तो उसमें मोतीलाल नेहरू नेचर ऑफ इंडियन स्टेट में डोमिनियन स्टेटस लिख दिए थे। मतलब डोमिनियन स्टेटस में कहा गया था, डोमिनियन स्टेटस मीन्स इंडिया अपने अंदरूनी मामले में आज़ाद रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ब्रिटेन गवर्नमेंट के अंदर में या ब्रिटेन की महारानी के नाम पर इंडिया में हुकूमत होगी। जैसे आज के डेट में इंडिया में प्रेसिडेंट के नाम पर हुकूमत होती है, तो ये कहा गया ब्रिटेन की महारानी के नाम पर या ब्रिटेन के गवर्नमेंट के नाम पर इंडिया में हुकूमत होगी, हम लोग सिर्फ अंदरूनी मामले में आज़ाद रहेंगे। तो ये 1928 के सेशन में जब नेहरू रिपोर्ट को या इस मिनी कॉन्स्टिट्यूशन को जब कांग्रेस के 1928 के सेशन में रखा गया तो बहुत सारे लोग इसका प्रोटेस्ट किए, और ख़ास करके पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और जो यंगर लीडर थे यंगेस्ट लीडर थे, वो लोग प्रोटेस्ट करते हैं। और इस वजह से अब जब नेक्स्ट और इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है इस कॉन्स्टिट्यूशन को, और फिर नेक्स्ट ईयर जो कांग्रेस का सेशन होना था, एनुअल सेशन, उस सेशन को जो कि लाहौर में होना था, उस सेशन के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रेसिडेंट चुना जाता है। और उस 1928 के लाहौर सेशन में जो कांग्रेस का 1929 का जो लाहौर सेशन था जिसमें प्रेसिडेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू चुने जाते हैं, उस सेशन में ये रिजोल्यूशन कांग्रेस पास करती है कि हमारी अंग्रेज़ों से जो लड़ाई है वो कंप्लीट फ्रीडम की है, डोमिनियन स्टेटस की या और किसी चीज़ों की नहीं है। हम अंग्रेज़ों से कंप्लीट आज़ादी चाहते हैं, हम कंप्लीट जो है वो आज़ादी चाहते हैं, और इसी को पूर्ण स्वराज कहा गया। पूर्ण मतलब होता है कंप्लीट, स्वराज मतलब हुकूमत। तो यहाँ देखिए, इन दिसंबर 1929 में अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ द जवाहरलाल नेहरू के प्रेसिडेंसी, मतलब 1929 के लाहौर सेशन का प्रेसिडेंट कौन था कांग्रेस का, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और यहाँ लिखा हुआ है द लाहौर सेशन ऑफ द कांग्रेस फॉर्मलाइज द डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज। बोला जा रहा है ये लोग इरादा करते हैं कि हमारा अंग्रेज़ों से जो आज़ादी की लड़ाई है वो कंप्लीट फ्रीडम की है, पूर्ण स्वराज की है। इस पर अलग अलग तरीके से मैप में भी क्वेश्चन पूछ देता है कि उस जगह को लोकेट कीजिए जहाँ पर कांग्रेस अपने एनुअल सेशन में ये रिजोल्यूशन पास करती है कि हमारी अंग्रेज़ों से जो लड़ाई है वो कंप्लीट फ्रीडम की है। तो लाहौर है, याद रखना है। प्रेसिडेंट के बारे में पूछा जाता है तो प्रेसिडेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ये याद रखना है। अब हम लोग इधर आते हैं इस तरफ, जो हमारा है सॉल्ट मार्च एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इससे पहले हम आप लोगों को ये बता दें कि ये जो रिजोल्यूशन पास किया गया था पूर्ण स्वराज का, उसके बाद जनवरी को 26 जनवरी को, ये तो 1929 में रिजोल्यूशन पास किया गया, 26 जनवरी 1930 को ये पहली बार इंडिया में तिरंगा झंडा फहराया जाता है रावी नदी के किनारे। वो इस वजह से कि 1929 के लाहौर सेशन में कांग्रेस का जो एनुअल सेशन हुआ था, तो उस सेशन में ये जो इरादा लिया गया था, ये जो इरादा बनाया गया था कि हमारी अंग्रेज़ों से लड़ाई पूर्ण स्वराज की है, तो उन सब चीज़ों को ताज़ा रखा जा सके, उन सब चीज़ों को लोगों को याद दिलाया जा सके। इस वजह से 26 जनवरी 1930 से पहली बार 26 जनवरी 1930 को तिरंगा झंडा फहराया जाता है, और तब से
लेकर के जो कंप्लीट जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनने के टाइम तक जो है ना तिरंगा झंडा फहराया जाता हर एक साल, पहले से ये एज्यूम कर करके, आज़ादी को एज्यूम कर करके, और लोगों में याद रहे इन सब चीज़ों की वजह से। तो पहली बार तिरंगा झंडा 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के किनारे फहराया गया था। अब देखिए जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सॉल्ट मार्च एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। हम बताए थे कि गांधी जी नन कॉपरेशन मूवमेंट, जब चौरी चौरा हादसे के बाद नन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लेते हैं, तो गांधी जी ये बात कहे थे अभी लोग तैयार नहीं है बड़े आंदोलन के लिए, हम लोगों को पहले तैयार करेंगे, उसके बाद एक बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। अब गांधी जी जो है 1930 तक आते आते ये बात जो है लोगों को तैयार कर चुके थे, और गांधी जी एक अच्छा मौका तलाश रहे थे कि कोई मौका मिले और उस मौके से हम एक नया आंदोलन जिसको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहा गया उसकी शुरुआत करेंगे। और गांधी जी शुरुआत करते हैं। गांधी जी एक लेटर्स लिखते हैं उस वक्त के वॉइस रॉय को, जिसका नाम था लॉर्ड इरविन, और लॉर्ड इरविन को एक लेटर्स लिखते हैं। उस लेटर में बहुत सारी डिमांड होती है, और वो एक अल्टीमेटम लेटर होता है जिसमें लॉर्ड इरविन को कहते हैं अगर हमारी ये सब डिमांड 11 मार्च को तक पूरी नहीं की गई तो हम एक बड़ा आंदोलन शुरू करने वाले हैं, और ये लेटर्स होता है। इरविन जो है इस लेटर्स गांधी जी के इन सब डिमांड्स को पूरा नहीं करता है, और जिस वजह से 12 मार्च को गांधी जी सॉल्ट सत्याग्रह शुरू करते हैं, जो कि गांधी जी के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत थी। तो आप लोगों को ये अच्छे से बता दें कि सॉल्ट सत्याग्रह, सॉल्ट मार्च या दांडी मार्च जिसको कहते हैं, वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, वो दोनों अलग अलग नहीं था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की ही शुरुआत होती है सॉल्ट मार्च से। सिविल डिसोबीडियंस मतलब सिविल मतलब सिविलियन, डिसोबे मतलब हम नहीं मानेंगे, डिसओबे करेंगे, ओबे नहीं करेंगे, डिसओबे करेंगे। तो हम क्या देखते हैं, गांधी जी सॉल्ट का जो लॉज था, ठीक है, अंग्रेजों का, उसको वायोलेट करते हैं, उसको जो है तोड़ते हैं, और इस तरीके से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत होती है। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत सॉल्ट सत्याग्रह से होता है, जिसको हम दांडी मार्च भी कहते हैं। तो यहाँ देखिए क्या है, गांधी जी वांटेड टू लॉन्च अ न्यू मास मूवमेंट। गांधी जी पहले ही कहते या गांधी जी चाहते थे कि एक बड़ा हम जो है मूवमेंट फिर से शुरू करें अगेन, एंड फॉर दिस, और इसके लिए ही चूज द सॉल्ट एज एन इशू। गांधी जी सॉल्ट को इश्यूज बनाए। अब यहाँ पर आप लोगों का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को के लिए आखिर सॉल्ट को ही इशू क्यों बनाए। तो सॉल्ट के जो इशू ये था कि सॉल्ट मैन्युफैक्चर करने का मोनोपोली ब्रिटिशियर्स के पास था, मतलब सिर्फ ब्रिटिशियर्स ही सॉल्ट मैन्युफैक्चर कर सकते थे, कोई इंडियन सॉल्ट मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता था, और ब्रिटिशियर्स ही मैन्युफैक्चर करते थे और ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगा करके मार्केट में बेचते थे, जिस वजह से सॉल्ट का दाम बहुत ज़्यादा था। और ये सॉल्ट जो था वो हर एक लोगों की कमोडिटी है, चाहे अमीर हो, गरीब हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी सोशल स्टेटस का हो, ठीक, इससे कोई मतलब नहीं है। सॉल्ट इसेंशियल कमोडिटी था, और जो है सॉल्ट के पर बढ़े हुए दाम या बढ़े हुए टैक्स के वजह से दाम जो बढ़ा हुआ था, जिससे सभी परेशान थे। और गांधी जी इसको एक अच्छा मौका समझते हैं, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी और एक अच्छा इशू समझते हैं कि जिस पर सभी लोग, अमीर, गरीब, हर एक धर्म के लोग, हर एक कास्ट के लोग, हर एक तबके के लोग, हर एक सोशल स्टेटस के लोग सॉल्ट के इश्यूज पर यूनाइट हो सकते हैं और एकजुट हो सकते हैं। इसीलिए गांधी जी सॉल्ट को इशू बनाते हैं। तो देखिए, he chose the salt as an issue because he thought that on this issue all people of India could unite। मतलब गांधी जी सोचते हैं कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर इंडिया के सभी लोग एकजुट हो सकते हैं अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ। बिकॉज देयर वॉज मोनोपोली ऑफ ब्रिटिशियर्स इन सॉल्ट प्रोडक्शन। सॉल्ट प्रोडक्शन में अंग्रेजों की मोनोपोली थी, ब्रिटिशर्स की मोनोपोली थी, एंड दे इम्पोज द हेवी टैक्स ऑन इट, और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगा करके सेल किया करते थे, बेचा करते थे। सो द प्राइसेस ऑफ द सॉल्ट वॉज हाई, एंड इट वॉज द इसेंशियल कमोडिटी विच इज़ कंज्यूम्ड बाय पुअर एंड रिच अलाइक। और ये इसेंशियल कमोडिटी था जो अमीर, गरीब, कोई भी हो, सभी इस्तेमाल करता था। तो गांधी जी को ऐसा लगा इस पर सभी लोग एकजुट हो सकते हैं। अब यहाँ देखिए, गांधी जी बिगन द सॉल्ट मार्च और दांडी मार्च ऑन 12 मार्च 1930। कहाँ से शुरू करते हैं? गांधी जी अपने साबरमती आश्रम से शुरू करते हैं। साबरमती आश्रम से गांधी जी अपना ये सॉल्ट मार्च शुरू करते हैं। कितने तारीख को? तो 12 मार्च 1930 को। और गांधी जी के साथ 78 फॉलोअर्स और भी होते हैं। गांधी जी और गांधी जी के साथ उनके 78 फॉलोअर्स होते हैं। ऑन 6 अप्रैल गांधी जी रिच दांडी। गांधी जी पैदल मार्च शुरू करते हैं अपने साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को अपने 78 फॉलोवर मतलब अनुयायियों के साथ। और जो गांधी जी कब पहुंच जाते हैं? 6 अप्रैल 1930 को दांडी कोस्ट पर पहुंच जाते हैं। कहाँ पर है वो दांडी? एक
गांव है गुजरात में, एंड ब्रोक द सॉल्ट बाय बॉइलिंग द वाटर एंड मैन्युफैक्चरिंग द सॉल्ट। और गांधी जी वहाँ पर सॉल्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, और जो है अंग्रेजी जो कानून थी कि कोई इंडियन जो है सॉल्ट नहीं मैन्युफैक्चर कर सकता, उस कानून को गांधी जी तोड़ते हैं। गांधी जी जैसे ही कानून को तोड़ते हैं, गांधी जी को और गांधी जी के साथ जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब ये चीज़ दांडी में होता है, तब जब ये चीज़ गांधी जी करते हैं, तो गांधी जी के साथ इस मूवमेंट को इंडिया के अलग अलग हिस्से में लोग अपने अपने तरीके से सॉल्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, अंग्रेज़ों की कानून को तोड़ते हैं, और बड़े पैमाने पर बड़े बड़े लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो इस दौरान बड़े बड़े लीडर्स गिरफ्तार हो चुके थे। इन दिस वे ही बिगेन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। बोला जा रहा है गांधी जी इस तरीके से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किए थे। अब देखिए, गांधी जी 12 मार्च 1930 को एक जो साबरमती आश्रम से 78 फॉलोअर्स के साथ अपना पैदल मार्च शुरू किए थे, जो 6 अप्रैल को पहुंचते हैं। तो शायद इसमें आप लोग बुक्स में देख लीजिएगा 240 माइल्स था, जो करीब 24 डेज या समथिंग इस तरीके से लगा था। ये सब चीज़ जो है डेटा है जो आपको याद रखना है। अब यहाँ देखिए, इस तरीके से गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करते हैं। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान हुआ क्या, वो टॉपिक है कोर्सेज ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या सब हुआ? इट वॉज डिफरेंट फ्रॉम द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से कैसे अलग था, और अच्छा क्वेश्चन है। इन सब क्वेश्चंस को जब हम क्वेश्चन वाला पार्ट बनाएंगे, क्वेश्चन के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन है, तो वहाँ पर हम लोग डालेंगे, तो आप लोग उसको भी देखिएगा। फिलहाल हम लोग देखते हैं कोर्स ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान हुआ क्या? इट वॉज द डिफरेंट फ्रॉम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। बोला जा रहा है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से अलग था, क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में ये कहा गया था कि हम अंग्रेजों को कोऑपरेट नहीं करेंगे, है नहीं। लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में उससे थोड़ा एक कदम आगे कहा गया कि हम अंग्रेजों को डिसओबे करेंगे, मतलब सिविलियन, हम भारत के लोग अंग्रेजी कानून को वायोलेट करेंगे, ये कहा गया। एज पीपल वर नाउ आस्क्ड नॉट ओनली टू रिफ्यूज द कॉपरेशन। इसमें कहा गया सिर्फ इंडियन कॉपरेशन ही नहीं रिफ्यूज करेंगे, सिर्फ इंडियन साथ ही नहीं देंगे अंग्रेजों का, बट ऑल्सो टू ब्रेक द कॉलोनियल रूल। लेकिन हम तो नॉन कॉपरेशन के जैसे अंग्रेजों का साथ नहीं देंगे, उसके स्कूल कॉलेज उसके गुड्स को नहीं इस्तेमाल करेंगे, उसके साथ साथ उनके जो कानून है हम उस कानून को भी वायोलेट करेंगे, उसके लॉज को भी वायोलेट करेंगे। बॉयकॉट ऑफ द फॉरेन गुड्स, मतलब जो फॉरेन गुड्स है, ब्रिटेन मेड गुड्स है, हम उसको भी बॉयकॉट करेंगे। नॉन पेमेंट ऑफ द टैक्सेस, हम टैक्सेस वगैरह भी पे नहीं करेंगे। एंड ब्रेकिंग फॉरेस्ट लॉज, और जो फॉरेस्ट रेगुलेशन एक्ट था, ठीक, उसको भी हम नहीं मानेंगे। द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉलोड द पॉलिसी ऑफ रिप्रेशन। तो जगह ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्रूटल रिप्रेशन, मतलब प्रोटेस्ट को ख़त्म करने का बहुत ज़्यादा वो सख्त रवैया अपनाती है। एंड अरेस्टेड ऑल द लीडर्स इंक्लूडिंग द गांधी जी, और गांधी जी के साथ और भी बड़े बड़े लीडर सभी को गिरफ्तार कर लेती है। आफ्टर द गांधी इरविन पैक्ट, गांधी जी कॉल्ड ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हुई थी, उसको गांधी जी जो है वापस ले लेते हैं गांधी इरविन पैक्ट के साथ, जो हम लोग आगे वाले वीडियो में देखेंगे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कैसे अलग अलग लोग पार्टिसिपेट किए थे, और फिर गांधी इरविन पैक्ट क्या होता है, और उससे रिलेटेड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वगैरह सब हुआ, और फिर हम देखते हैं पूना पैक्ट होता है, जो सब इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप लोग बने रहिए। हमारा वीडियो अगर हेल्पफुल लग रहा है, आपको एजुकेटिंग लग रहा है, तो अपने जो दोस्त हैं, जो फ्रेंड है, जो कि 10th में है, बोर्ड का एग्जाम है उनके सामने, और उनको SST में परेशानी हो रही है, तो आप उस तक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।